नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारत का इतिहास। इस पुस्तक के हमारे अब तक 2 क्लासेज हो चुकी है। 2 क्लासेज में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है। पहला चैप्टर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है अरब और तुर्क आक्रमण। तो आज की क्लास में हम अरब और तुर्क आक्रमण से संबंधित इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया? 711 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया गया था? तो यह किया गया था उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। खिलाफत के पूर्वी प्रांतों के वायसराय हज्जाज ने उबैदुल्लाह को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह हार गया। उसके पीछे गया बुदेल भी पराजित हुआ। तब हज्जाज ने अपने भतीजे व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। 711-12 ईस्वी में कासिम ने सिंध के शासक दाहिर के काल में देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया। नेरन तथा सेहवान, जो बौद्ध जनसंख्या के गढ़ थे, बिना युद्ध के कब्जे में कर लिए गए। आगे बढ़ने पर दाहिर ने कड़ा मुकाबला किया, किंतु अरबों को विजय 712 ईस्वी में प्राप्त हुई। इसे रावर का युद्ध भी कहते हैं। इस समय उमैयद वंश का अल वलीद फर्स्ट खलीफा था। अरबों के इस आक्रमण के नायक मोहम्मद बिन कासिम को इसी खलीफा ने कुछ समय बाद निपटा दिया था। हालांकि यह अरबों का पहला भारत आगमन नहीं था। इससे पूर्व मालाबार तट पर केरल में व्यापारी के रूप में अरबी आने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी थी। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी कौन सी थी? अरोड़। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है कि इक्ता पद्धति में खुरासान व ईरान में तुर्क सैन्य शक्ति की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। इक्ता पद्धति ने खुरासान व ईरान में तुर्क सैन्य शक्ति की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। दूसरा है कि इक्ता एक भूक्षेत्रीय अनुदान था, जो उसके अधिग्राही को किसानों से राज्य को प्राप्त होने वाले भू राजस्व एवं अन्य करों की उगाही करने का अधिकार प्रदान करता था। दो नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कुछ संस्थात्मक कारकों ने खुरासान और ईरान में तुर्क सैन्य शक्ति की वृद्धि में सकारात्मक योगदान दिया। इनमें इक्ता पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इक्ता एक भूक्षेत्रीय अनुदान था, जो उसके अधिग्राही को किसानों से राज्य को प्राप्त होने वाले भू राजस्व एवं अन्य करों की उगाही करने का अधिकार प्रदान करता था, किंतु इसके कारण इक्तादारों को मौजूदा भूमि अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था और न ही किसानों के शरीर, धन, पत्नियों एवं बच्चों पर उनका कोई हक बनता था। इक्ता के एवज में इक्तादार को एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे और सुल्तान के आदेश उन्हें सुल्तान की सेवा में प्रस्तुत करना पड़ता था। यह संस्था तुर्क सुल्तानों के लिए उपयुक्त थी, क्योंकि इसका अभिप्राय यह था कि ईरानी भूस्वामियों, जिन्हें दहकान कहते थे, के मौजूदा अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था और न ही तुर्क सेना नायकों को भूमि में वंशानुगत अधिकार प्राप्त होता था, बल्कि वे पूरी तरह सुल्तान पर निर्भर थे और उन्हें जब और जहां चाहता नियुक्त कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनी राज्य का संस्थापक था। गजनी राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। व ए नंबर ऑप्शन। सामान्य साम्राज्य के प्रशासकों में एक तुर्क गुलाम अल्पतगीन था, जो 34 वर्ष की आयु में खुरासान का सेनापति हुआ। सामान्य साम्राज्य के पतन के बाद उसने मध्य एशिया में अपना राज्य स्थापित किया। उसकी राजधानी गजनी थी। गजनी वंश का जन्मदाता अल्पतगीन ही था।
इस काल को प्रबुद्ध तानाशाही का काल कहा जाता है। निजामुल मुल्क तासी के अनुसार अल्पतगीन बुद्धिमान था, वह अपने दल के लिए वफादार था तथा साथ ही धर्मभीरू भी था। उसने 1700 तुर्क गुलामों को चुना, जिनमें से एक सुबुक्तगीन भी था। अपने संरक्षक की मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन ने अपना स्वतंत्र राज्य गजनी में स्थापित किया। गजनी के शासक अबू बकर लायक को निकालकर उसने उसके उसके उसने जो अपने अपने को एक नए स्थापित राज्य का शासक घोषित किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद महमूद ने गजनी पर अधिकार कर लिया। सुल्तान महमूद के साथ इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तारीख ए गुजिदा के अनुसार सिस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद ही महमूद ने सुल्तान की पदवी ग्रहण की। इतिहासकार मानते हैं कि महमूद सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी को यमीनुद्दौला की उपाधि किसने दी? महमूद गजनी को यमीनुद्दौला की उपाधि किसने दी थी? खलीफा उल कादिर ने। द नंबर ऑप्शन। अपने पिता का उत्तराधिकारी होने के बाद महमूद ने खलीफा कादिर के पास प्रार्थना पत्र भेजा कि नए स्थापित किए गए राज्यों को विधि द्वारा प्रतिष्ठा मिले और उनके अधिकार न्यायोचित माने जाए। खलीफा कादिर ने उनको नियुक्ति पत्र द्वारा राज सत्ता का अधिकारी बनाया और यमीनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त उसको अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक का खिताब भी दिया। महमूद ने आदेश दिया कि खलीफा का नाम उसके समस्त राज्य में खुतबा में शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खलीफा के कहने पर किस विद्वान ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया? खलीफा के कहने पर कौन से विद्वान ने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया था? तो यह किया था मोहम्मद अल फजारी ने। द नंबर ऑप्शन। मोहम्मद अल फजारी ने ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद किया। अल इदरीसी ने नुजहत अल मुस्ताक तथा अल बिलादूरी ने फुतू अल बुलदान की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों ने सिंधु नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया? अरबों ने सिंधु नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया था? महफूजा। 6 नंबर ऑप्शन। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर पहले महफूजा व 731 ईस्वी में मंसूरा नगर स्थापित किया। बाद के काल में अरबियों ने सिंध में दिरहम नामक सिक्के प्रचलित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर जो टोटल 17 बार आक्रमण किया था। सन 1000 से 1027 के बीच में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के कुछ प्रमुख आक्रमण पंजाब के हिंदू शाही राजाओं में जयपाल और आनंदपाल, मुल्तान बठिंडा में 104 ईस्वी पर, नारायणपुर पर 109 में, थानेश्वर में 114 में, कन्नौज और मथुरा पर 1018 ईस्वी में, कालिंजर पर 1019 ईस्वी में 1019 ईस्वी तथा 1022-23 ईस्वी में, सोमनाथ पर 1024 से 26 ईस्वी के मध्य और जाटों के विरुद्ध जो 1027 ईस्वी में जो अंतिम आक्रमण था के विरुद्ध आक्रमण हुए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण 1024 से 26 ईस्वी के मध्य था। उन दिनों सोमनाथ का मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। भारत में पंजाब के बाहर यह उसका अंतिम अभियान था। 1030 ईस्वी में गजनी में महमूद की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों ने किस शहर को स्वर्ण शहर सिटी ऑफ गोल्ड कहा? अरबों ने किस शहर को स्वर्ण शहर या सिटी ऑफ गोल्ड कहा था? तो यह कहा था मुल्तान को। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने गजनी पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने गजनी पर आक्रमण किया था? तो गजनी पर आक्रमण किया था जयपाल ने। बे नंबर ऑप्शन। अफगानिस्तान के हिंदू शासक ने जिसके वंश को हिंदू शाही वंश कहा जाता है, अलबरूनी इन्हें कनिष्क का वंशज कहता है। अपनी सीमा पर अल्पतगीन के खतरे से निपटने के प्रयास में गजनी के भूतपूर्व सामान्य हाकिम, मुल्तान के निकट के क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाले भट्टी शासकों तथा बोलन दर्रे के पास मुल्तान के मुस्लिम अमीर के साथ गठबंधन किया। यह शासक जयपाल नामक एक हिंदू शाही शासक का
साथ देने को तैयार थे, क्योंकि गजनी के शासकों ने उनके राज क्षेत्रों में दासों हेतु छापे मारकर उन्हें काफी परेशान कर रखा था। किंतु गजनी पर जयपाल का आक्रमण विफल रहा और उसके द्वारा निर्मित गठबंधन शीघ्र ही बिखर गया। अल्पतगीन के बाद गजनी का शासक बनने वाले 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य पर चढ़ाई की एवं सीमावर्ती भूखंड लमगान यानी काबुल और जलालाबाद को तबाह कर दिया। लगभग सन 990 91 ईस्वी में हिंदू शाही शासक की निर्णायक हार हुई। 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि इस युद्ध में जयपाल को दिल्ली, अजमेर, कालिंजर एवं कन्नौज के राजपूत शासकों से सहायता प्राप्त हुई थी, किंतु आधुनिक इतिहासकार इस कथन की सच्चाई पर संदेह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ अपमानजनक पराजय के बाद किस हिंदू शाही शासक ने आत्महत्या कर ली थी? महमूद गजनवी के साथ अपमानजनक पराजय के बाद किस हिंदू शाही शासक ने आत्महत्या कर ली थी? जयपाल ने। बे नंबर ऑप्शन। सन 999 ईस्वी में महमूद ने गजनी की राजगद्दी संभाली। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक दिल्ली सल्तनत में 998 ईस्वी माना है और प्रतिवर्ष भारत में सैनिक अभियान करने का संकल्प लिया। सीमावर्ती चौकियों पर आरंभिक छापे मारने के बाद उसने 1001 ईस्वी में सहायों के विरुद्ध कूच किया। पेशावर के निकट उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में महमूद की सेना 15,000 चुनिंदा घुड़सवारों, गुजियों की एक विशाल टुकड़ी पर एवं भारी संख्या में अफगान सैनिकों द्वारा निर्मित थी तथा जयपाल की सेना में अनुमानतः 12,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सैनिक और 300 हाथी थे। महमूद ने शाही राजधानी वेहिंद, उद्भंड अथवा पेशावर में अपनी विजयी कदम रखा और उसे पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। कुछ स्रोतों के अनुसार जयपाल को कैद कर गजनी ले जाया गया, किंतु कुछ समय बाद मुक्ति के लिए एक भारी रकम का भुगतान करने पर उसे छोड़ दिया गया। किंतु यह एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, क्योंकि कहा जाता है कि अपनी विजय के बाद महमूद ने शाही शासक के साथ संधि कर ली और केवल सिंधु नदी के पश्चिमी शाही राज्य के अधिकार में आने वाले क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। यदि शाही शासक की पूर्ण पराजय हुई होती तो उसे कैद कर लिया जाता, तो ऐसा संभव न होता। कुछ भी हो, किंतु जयपाल ने इस पराजय को बहुत अपमानजनक माना एवं कुछ वर्षों बाद चिता में स्वेच्छा से जाकर मृत्यु का वरण किया। उसके बाद उसका पुत्र आनंदपाल हिंदू शाही राज सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू शाही शासकों ने वेहिंद के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? हिंदू शाही शासकों ने वेहिंद के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो बनाया था नंदना को। 6 नंबर ऑप्शन। 1009 ईस्वी में सिंधु नदी के पूर्व में छाछ के मैदान में लड़े गए एक निर्णायक युद्ध में महमूद ने आनंदपाल पर विजय प्राप्त की और तदुपरांत उसके नमक पहाड़ियों में स्थित नंदना को भी तहस-नहस कर दिया, जहां शाइयों ने पूर्व पराजय के बाद वेहिंद, पेशावर के स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। महमूद ने भीमनगर अथवा नागरकोट, कांगड़ा के नगरकोट के किले पर कब्जा किया। कुछ समय तक आनंदपाल को एक अधीनस्थ शासक के रूप में पंजाब पर शासन करते रहने दिया, किंतु 1015 ईस्वी में महमूद लाहौर जा धमका और उसे लूट लिया। शीघ्र ही गजनवी साम्राज्य झेलम नदी तक फैल गया। इसी बीच महमूद ने मुल्तान को भी रौंद डाला, जहां मुस्लिम शासक ने महमूद के विरुद्ध आनंदपाल का साथ दिया था, किंतु सन 1015 ईस्वी में उसका कश्मीर लोहकोट दुर्ग जीतने का प्रयास विफल रहा, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। भारत में महमूद की सेना की यह प्रथम पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनवी का समकालीन था? कौन सा चोल शासक है जो महमूद गजनवी का समकालीन था? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, ये दोनों जो चोल शासक है ये महमूद गजनवी के समकालीन चोल शासक थे। ए और ब, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ससवानी वंश ने किस समय गजनी शासकों की अधीनता से मुक्त हो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ससवानी वंश ने
किस समय गजनी शासकों की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो यह की थी 12वीं सदी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गौर शासक ने गजनी के बहराम शाह को पराजित कर गजनी पर कब्जा कर लिया? किस गौर शासक ने जो गजनी के बहराम शाह को पराजित करके गजनी पर कब्जा किया था? तो यह क्या था? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। गौर गजनवी साम्राज्य और सलुक साम्राज्य के बीच की पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित एक छोटा सा क्षेत्र था। यह क्षेत्र इतना दूरस्थ और अलग थलग था कि 11वीं सदी तक यह छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ एक गैर मुस्लिम प्रदेश बना रहा। 11वीं सदी के आरंभ में महमूद गजनवी ने गौर पर आक्रमण किया एवं गौर के निवासियों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक गौर के ससबानियों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण गजनवियों को खतरा महसूस हुआ और बहराम शाह ने गौर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे जहर देकर मरवा दिया। प्रतिशोध में अलाउद्दीन ने बहराम शाह को पराजित किया तथा गजनी पर कब्जा कर लिया। 7 दिनों तक गजनी में विध्वंस की स्थिति रही, वह जिसके दौरान कुछ उत्कृष्ट भवनों को नगर में लूटपाट कर भूमिसात कर दिया गया। इसके कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहांसोज विश्व दहाक की उपाधि प्राप्त हुई। गौरियों को अब सल्लुकों में के करद अधीनस्थ राज्य के रूप में अपनी स्थिति से संतोष नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने सल्लुकों की तरह ही अल सुल्तान अल मोजम की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक कब बना? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी है जो गजनी का शासक कब बना था? तो यह गजनी का शासक बना था 1173 ईस्वी में। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? तो प्रथम आक्रमण जो हुआ था यह मुल्तान पर हुआ था और यह आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी के अंदर। 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। मुल्तान पर उस समय कर्माथियों का शासन था, जिन्हें गौरी ने पराजित किया और मुल्तान को जीत लिया था। मुल्तान है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों के अविभाजित भारत को मानकर ही जवाब देना चाहिए। यह प्रश्न यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया है। तो मुल्तान है जो वर्तमान पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय यह अविभाजित भारत का ही हिस्सा था। इस पर मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने किस दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने कौन से दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण किया था? खैबर दर्रे को। ए नंबर ऑप्शन। महमूद गजनवी खैबर दर्रे से, जबकि मोहम्मद गौरी है जो कोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भीम द्वितीय कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला भीम द्वितीय जो यह कहाँ का शासक था? तो यह शासक था गुजरात का। बे नंबर ऑप्शन। सन 1173 ईस्वी में गजनी के राज सिंहासन पर मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी आसीन था। इसका मूल नाम सिहाबुद्दीन था। भारत के विरुद्ध उसका पहला सैनिक अभियान सन 1175 ईस्वी में हुआ, जब उसने आक्रमण कर मुल्तान पर कब्जा कर लिया, जो उस समय करमात्यों द्वारा अथवा करामात्यों के नियंत्रण में था, जो भारत और ईरान की सीमाओं पर फैले हुए थे, जिनके धार्मिक विचार इस्लाम और बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप प्रस्तुत करते थे। अगले वर्ष मुइजुद्दीन ने उच्च पर कब्जा कर लिया। सन 1178 79 में उसने मुल्तान और उच्च होते हुए गुजरात के नेहरवाला पर चढ़ाई कर दी, किंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट मुइजुद्दीन को बुरी तरह पराजित किया। बताया गया है कि चालुक्यों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया, किंतु पृथ्वीराज के मंत्रियों ने उसे सहायता न करने का परामर्श दिया, क्योंकि गौरी और चालुक्य राज्य दोनों ही चौहानों के शत्रु थे। कुछ इतिहासकार भीम द्वितीय के बजाय मूल राज द्वितीय द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1181 में लाहौर पर शासन कर रहे किस अंतिम गजनवी शासक को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया? 1181 में लाहौर पर शासन कर रहे किस अंतिम गजनवी शासक को मोहम्मद गौरी ने परास्त किया था? खुसरो मलिक। बे नंबर ऑप्शन।
गुजरात अभियान की विफलता के बाद मोइजुद्दीन ने सन 1179-80 में गजनवियों से पेशावर जीत लेने के बाद उसने सन 1181 में लाहौर पर चढ़ाई कर दी। गजनवी शासक खुसरो मलिक ने उसके सम्मुख घुटने टेक दिए। खुसरो को लाहौर में शासन करते रहने दिया गया, जबकि मोइजुद्दीन ने सियालकोट समेत पूरे पंजाब पर अपने नियंत्रण का निरंतर विस्तार किया एवं साथ ही समुद्र तट तक सिंध पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ किया। अंत में सन 1186 में मुइजुद्दीन ने गजनवी शासक को हटाकर एक किले में बंदी बनाकर भेज दिया और कुछ वर्षों बाद उसे मौत की नींद सुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसका साथ दिया? मोहम्मद गोरी को खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसका साथ मिला था? तो मिला था जम्मू के शासक का। लाहौर में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक या शाह के विरुद्ध आक्रमण के लिए जम्मू के शासक चक्रदेव ने मोहम्मद गोरी को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी जो कौन से वंश का शासक था? तो महमूद गजनवी जो यामिनी वंश का शासक था। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना में लोह कवच और हाथियों से लेस 1,20,000 सैनिक थे? कौन से इतिहासकार ने बताया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की सेना में लोह कवच और हथियारों से लेस 1,20,000 सैनिक थे? तो यह कहा था मिन्हाज उस सिराज ने। द नंबर ऑप्शन। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध में मुइजुद्दीन की सेना में लोह कवच और हथियारों से पूरी तरह लैस 1,20,000 सैनिक थे। 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 3,000 हाथी, 3 लाख घुड़सवार और भारी संख्या में पैदल सैनिक थे। ये संख्याएं बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की तत्काल हत्या कर दी गई? किस लेखक के अनुसार जो तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात जो पृथ्वीराज चौहान की तत्काल हत्या कर दी थी? तो यह जानकारी हमें देते हैं मिन्हाज उस सिराज। बे नंबर ऑप्शन। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से पूर्णतः पराजित हुआ और युद्ध के मैदान से भाग निकला, किंतु इसका पीछा किया गया एवं हिसार जिले में सुसरती अथवा आधुनिक सिरसा के निकट पकड़ लिया गया। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज कहता है कि उसकी तत्काल ही हत्या कर दी गई, किंतु एक अन्य समकालीन लेखक हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया एवं उसे शासन करते रहने दिया गया। इस बात की पुष्टि मुद्रा विषयक साक्ष्यों से भी होती है, क्योंकि पृथ्वीराज के सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम उत्कीर्ण पाया गया है। कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया और राजद्रोह के अपराध में उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उसके बाद उसका पुत्र राजा बना और एक अधीनस्थ शासक के रूप में कुछ समय तक शासन करता रहा। वस्तुतः इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, जहां उसने अपनी आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद गोरी सुल्तान को एक तीर चलाकर मार दिया और उसके बाद उसके चारण चंद्र बरदाई ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लिए लिखा कि तराइन के द्वितीय युद्ध के मैदान में उसका आचरण, उसके रण कौशल और राजनीतिकता दोनों पर एक धब्बा है? तो यह किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासक था? पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया उस समय कन्नौज पर कौन से वंश का शासक था? घेड़वाल वंश। घेड़वाल वंश के जयचंद का शासन था। मोहम्मद गोरी ने इसे 1194 में चंदावर के युद्ध में परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौर साम्राज्य के ससबानी वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? गौर साम्राज्य के ससबानी वंश के यहाँ पर 4 शासकों के नाम दे रखे हैं। इन शासकों का क्रम पूछा है। सबसे पहले नंबर पर है ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन जो अलाउद्दीन हुसैन
शाह का चचेरा भाई था। अलाउद्दीन जो हुसैन है इसका चचेरा भाई था गयासुद्दीन, जो 1163 ईस्वी में शासक बना था। 1163 ईस्वी। दूसरे नंबर पर है अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन जो है 1155 ईस्वी में शासक बने थे। तीसरे नंबर पर है मुइजुद्दीन मोहम्मद। मुइजुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद गोरी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो 1173 ईस्वी के अंदर 1173 ईस्वी में शासक बनते हैं। और सैफुद्दीन मोहम्मद, सैफुद्दीन मोहम्मद जो है यह जो शासक बनते हैं ये अलाउद्दीन हुसैन के पश्चात शासक बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएंगे अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन जो 1155, उसके पश्चात सैफुद्दीन मोहम्मद। सैफुद्दीन मोहम्मद के कुछ समय ही शासक रहता है। इसके पश्चात जो शासक बनते हैं वो गयासुद्दीन बनते हैं, जो अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई था 1163 में। और गयासुद्दीन के पश्चात जो शासक बनते हैं वो बनते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो 1173 ईस्वी में। तो सबसे 2, 4, 1 और 3 ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अलाउद्दीन हुसैन, जिसने गजनी पर आक्रमण कर चलाया और जहां सोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रथम गौर सुल्तान प्रथम गौर सुल्तान था। इसके बाद सैफुद्दीन मोहम्मद, सैफुद्दीन मोहम्मद के पश्चात गयासुद्दीन, गयासुद्दीन के पश्चात मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 में शासक बने। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में खोखरों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जयचंद को परास्त किया? निम्नलिखित में से किस युद्ध के अंदर है जो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के जयचंद को परास्त किया था? तो यह परास्त किया था चंदावर के युद्ध में। ड नंबर ऑप्शन। सन 1194 ईस्वी में मोइजुद्दीन भारत की ओर पुण्य प्रवर्त हुआ। ऊपरी दोआब में मेरठ, बरन आधुनिक बुलंदशहर एवं कोइल आधुनिक अलीगढ़ के क्षेत्र जो उन दिनों डोर राजपूतों के अधीन थे, त्राइन के द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद तुर्कों द्वारा अधिकृत कर दिए गए। यद्यपि डोरो ने मुकाबला किया था, इस क्षेत्र का भारी सामरिक महत्व था, किंतु गहड़वाल शासक जयचंद उसकी सहायता करने नहीं आया। सन 1194 ईस्वी में मोइजुद्दीन 50,000 घुड़सवारों के साथ कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। आधुनिक इटावा जिले में चंदावर के निकट युद्ध हुआ। जैसा कि प्राय होता था, समकालीन साहित्यिक कृतियों ने इस युद्ध के बारे में भी अत्यधिक अतिरंजित विवरण दिया। इस युद्ध में इन्होंने जयचंद की सेना में 80,000 कवचबद्ध सैनिकों, 30,000 घुड़सवारों, 3 लाख पैदल सैनिकों, 2 लाख तीरंदाजों एवं बहुत सारे हाथियों के होने की बात कही है। इस युद्ध में जयचंद की करारी हार हुई। भारी नरसंहार और लूटपाट के बाद असनी के किले फतेहपुर जिले में, जिसमें गहडवाल राज खजाना था, लूट लिया गया। गहडवालों की पहले की राजधानी वाराणसी को भी लूट लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी से परास्त होने वाला कोकल द्वितीय किस वंश का शासक था? तो कोकल द्वितीय जो कलचुरी वंश का शासक था। बे नंबर ऑप्शन। सन 1015 ईस्वी में महमूद ने गजनी से कूच किया और हिमालय की तराइयों से होकर तेजी से बढ़ता हुआ यमुना के निकट आ पहुंचा। अपने अधीनस्थ शासकों की सहायता से उसने यमुना नदी को पार किया तथा आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरन बुलंदशहर में एक स्थानीय राजपूत शासक को पराजित किया। तत्पश्चात वह उस तीर्थ स्थल मथुरा की ओर बढ़ा। तो उस क्षेत्र के एक प्रमुख राजपूत राजा कलचुरी शासक कोकल द्वितीय ने उसका सामना किया। एक घमासान युद्ध हुआ। राजपूत राजा ने भारी संख्या में हाथियों का प्रयोग किया। कोकल की पराजय पराजय वस्तुतः एक बार फिर तीव्र गति वाले घुड़सवार सैनिकों के विरुद्ध मंद गति से बढ़ने वाली सेनाओं की पराजय का बोधक थी। मथुरा और वृंदावन को लूटने के पश्चात महमूद प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज की ओर बढ़ा। उस समय तक काफी दुर्बल स्थिति में आ गए। प्रतिहार शासक राज्यपाल ने भागकर गंगा के दूसरे किनारे पर शरण ली। कन्नौज को पूरी तरह तहस नहस करने के बाद महमूद अपनी राजधानी गजनी की ओर लौटा और रास्ते में अपने कई छोटे छोटे विरोधियों को परास्त करता चला गया। महमूद द्वारा गंगा घाटी में किया गया यह सर्वाधिक शानदार और लाभप्रद धावा था। बगदाद के खलीफा ने महमूद की भारतीय विजयों का समाचार
लाने वाले उसके दूत का विशिष्ट सम्मान के साथ स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर के सुझाव पर कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल को सत्ता से हटा दिया गया क्योंकि उसने महमूद का प्रतिरोध करने के बजाय अपमानजनक पलायन किया था। ग्वालियर के राजपूत शासक ने पंजाब के सत्ताच्युत शाही शासक त्रिलोचन पाल का साथ दिया था और उसकी सहायता की थी। महमूद ने तेजी से बढ़कर शाही शासक त्रिलोचन पाल और कन्नौज के चंदेल रक्षित शासक, जिसका नाम भी त्रिलोचन पाल ही था, को पराजित किया। उसके बाद वह चंदेल शासक विद्याधर की ओर उन्मुख हुआ। कहा जाता है कि विद्याधर ने महमूद के विरुद्ध 1,45,000 पैदल सैनिक, 36,000 घुड़सवार सैनिक एवं कम से कम 640 हाथी लेकर आ डटा। कुछ झड़पों के बावजूद निर्णायक युद्ध आरंभ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी पक्ष शक्ति परीक्षण का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सन 1021 ईस्वी में महमूद ने ग्वालियर पर पुनः धावा बोला। कुछ स्रोतों में 1022 ईस्वी है, किंतु कालिंजर के निकट चंदेल शासक के साथ ही युद्ध की संभावना को उसने टाल दिया। दूसरी ओर चंदेल शासक ने स्वतः ही एक मासिक कर देने का वादा किया। नोट इटालिक में लिखे गए शब्द या जो टेढ़े जो शब्द लिखे गए हैं इस थ्योरी के अंदर, वो जो है अन्य स्रोतों से वो संबंधित कोई स्रोत नहीं है, वे अन्य स्रोतों से लिखे गए हैं। इस पंक्ति को पूरी पुस्तक पर लागू समझे। जो भी इस पुस्तक के अंदर जो व्याख्या की गई है सर के द्वारा, यहाँ हर व्याख्या के नीचे एक स्रोत दे रखा है। जैसे ये व्याख्या जो मध्यकालीन भारत पाठ पाठ फर्स्ट सतीश चंद्र से लिया है, जो इटालिक में लिखे गए यानी कि जो टेढ़े अक्षर लिखे हैं इन व्याख्या के अंदर, वो है जो इस स्रोत से नहीं बल्कि कुछ अन्य स्रोत से इसमें जोड़ा गया है। तो इस पुस्तक के अंदर जितनी भी व्याख्याएं उन सभी पर यह बात लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध किया? निम्नलिखित में से कौन से चंदेल शासक ने जो महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध किया था? विद्याधर ने। बे नंबर ऑप्शन। चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी का सफल प्रतिरोध करने वाले एकमात्र भारतीय शासक के रूप में याद किया जाता है। 1019 ईस्वी में गजनवी द्वारा कन्नौज पर आक्रमण के समय प्रतिहार शासक राज्यपाल ने बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर विद्याधर ने कन्नौज पर आक्रमण कर राज्यपाल की हत्या कर दी और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को शासक बनाया। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। 1022 में पुनः गजनवी ने आक्रमण कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और फिर कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाल दिया, लेकिन वह इस दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका और दोनों ने संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला था। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज को परामर्श देने वाला कौन था? कद्मवास। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जिसने किताब यामिनी या तारीख अल यामिनी की रचना की थी। महमूद गजनवी का वह दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने किताब यामिनी या फिर तारीख यामिनी की रचना की थी? तो यह की थी उतबी के द्वारा। उतबी गजनवी का सरकारी इतिहासकार था। उसने मथुरा के बारे में लिखा है कि महमूद ने एक ऐसा शहर देखा जिसका वैभव स्वर्ग के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में किस वंश का राज था? गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में कौन से वंश का राज था? तोमर वंश का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन संग्रह। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो यह था अल ब्रूनी। अल ब्रूनी। बे नंबर ऑप्शन। अल ब्रूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जिसे तहकीक हिंद या तहकीक मालिल हिंद भी कहते हैं,
अलबरूनी की पूरी जानकारी इस पुस्तक के अध्याय फर्स्ट में उपलब्ध है। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा है, इसे पूर्व का होमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ पर महमूद गजनी द्वारा 1025 ईस्वी में किए गए आक्रमण के समय कौन सा चालुक्य या सोलंकी शासक सत्ता में था? महमूद गजनवी ने 1025 में जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय यहाँ पर का जो चालुक्य या जो सोलंकी शासक था वह कौन था? तो वह था भीमदेव फर्स्ट। आक्रमण के समय जो भीमदेव फर्स्ट था यह बिना युद्ध किए ही भाग गया था। इस आक्रमण के समय जो महमूद गजनी था, महमूद गजनी ने अनिलवाड़ा जो क्षेत्र था उसको लूटा था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था और सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग थी उस शिवलिंग के टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने साथ में लेके गया था। इस अभियान में जो इस जो पूरा जो अभियान किया था सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण का, इस पूरे अभियान में महमूद गजनवी को जो 20 लाख दिनार प्राप्त हुए थे। 20 लाख दिनार है जो इस आक्रमण के समय, इस अभियान के समय महमूद गजनवी को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में जो यह आक्रमण किया था यह जाटों और जो खोकर थे, जाटों और खोकरों को जो दंड देने के लिए किया गया था, क्योंकि जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर जब वापस जा रहा था, उस समय इन जाटों और खोकरों ने जो महमूद गजनी का रास्ता रोकने का प्रयास किया था, तो इन्हीं को दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने पुनः आक्रमण किया था, जो भारत पर महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन से कथन सत्य है? यह 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक था। यह गुजरात स्थित भगवान शिव का मंदिर है। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण में मंदिर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके राइट है, द नंबर ऑप्शन। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के प्रभास पाटन के बेरावल में स्थित है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भीम प्रथम ने भी पत्थर से इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में चालुक्य शासकों में अंतिम रूप से कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान रूप में मंदिर में शिव की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनवियों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? गजनवियों के सैन्य संगठन में कौन सी जाति के जो लोग सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें अरब, ताजिक और भारतीय शामिल थे, यूनानी इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? निम्नलिखित में से किसने जो एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा का संस्कृत में कलमा लिखा हुआ है। अव्यक्त मेकम मुहम्मद अवतार है। महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर अरबी व शारदा लिपि प्रयुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर है जो देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। उस समय दिल्ली में चलने वाले सभी सिक्के एक ही नाम देहलीवाल से जाने जाते थे। देहलीवाल मुद्रा का भार 32 रति था। ऐसा देखा गया कि अधिकतर प्राचीन भारतीय मुद्राएं औसत रूप से 50 ग्रेन भार की होती थी। जैसे वरहा वाली चांदी की पुरानी मुद्राओं सहित राजपूत मुद्राओं का औसतन भार 50 ग्रेन होता था। भारतीय इतिहासकार डीसी सरकार की पुस्तक भारतीय सिक्कों में अध्ययन के अनुसार 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने अपनी स्वर्ण मुद्रा के लिए गहरवाल के सिक्कों पर बैठी लक्ष्मी को अपनाया। गुलाम वंश के सुल्तानों ने दहलीवाल नामक सिक्के जारी किए, जिसमें एक और प्रसिद्ध चौहान घुड़सवार और दूसरी ओर भगवान शिव के बेल के साथ नागरी अक्षरों में शाही नाम खुदा हुआ है।
उनके सिक्के आमतौर पर चांदी और तांबे के मिश्रण से बने थे, जिनका वजन 56 ग्रेन था। उनके सोने के सिक्के भी चांदी और तांबे के मिश्रण वाले सिक्कों के समान ही थे। गौरतलब है कि दिल्ली के विभिन्न शासकों तोमर, चौहान, गौरी और गुलाम वंश के शुरुआती दौर में दिल्ली टकसाल की स्थिति कोई खास अलग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? मध्य एशिया के किस शासक ने जो 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? मोहम्मद गौरी ने। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। इस युद्ध में भारत में इस्लामिक शक्ति की स्थापना हुई। 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता किसे प्रदान की? भारत के अंदर मोहम्मद गौरी ने प्रथम एकता किसे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम एकता प्रदान किया था। भारत में एकता प्रणाली का प्रचलन करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। अब्बासी खलीफा अल मामून 813 से 33 ईस्वी के काल में सेना नायकों को वेतन के बदले भूखंड का राजस्व आवंटित किया जाने लगा। बुइद शासकों 945 से 1055 के समय सैनिकों को भूमि संबंधी विशेष अनुदान देने की यह प्रणाली एकता नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन इसका व्यापक प्रचलन सल्जुक साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। जिस रूप में एकता प्रणाली भारत में पहुंचे उसका प्रारूप 11वीं शताब्दी में खलीफा मुक्तादिर ने तैयार करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो यह की थी बख्तियार खिलजी ने। यह वही बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की वो लाइब्रेरी जिसको आग के हवाले किया था, जो 3-4 महीनों तक आग में धधकती रही थी। कुतुबुद्दीन ने 1197 में अनिलवाड़ा पर विजय के उपरांत बुंदेलखंड की ओर से बढ़ते हुए राष्ट्रकूट राजा से 1197-98 में बंदायूं छीन लिया। फक्र ए मुदव्विर के अनुसार 1199 से 1200 में ऐबक ने मालवा पर जीत दर्ज की। 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दिदेव को हराकर बुंदेलखंड के कालिंजर, महोबा, महोत्सव नगर व खजुराहो को जीता। परमर्दिदेव के प्रधानमंत्री अजय देव के विद्रोह को दबाया गया और 3 नगर हजबरुद्दीन हसन अर्नल के अधीन रखे गए। 1204 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए औदंतपुरी, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया और बिहार एवं बंगाल जीता। मिनहाज के अनुसार यहाँ का शासक सेन वंशीय लक्ष्मण सेन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन ने इस विपत्ति के निवारण हेतु 1203 में ऐंद्री महाशांति यज्ञ संपन्न करवाया। बख्तियार ने नदिया पर अधिकार कर लिया और लखनौती को नई राजधानी बनाया। इस विजय के पश्चात मुइजुद्दीन ने उसे खिल्लत भेजकर सम्मानित किया। ऐबक ने भी न केवल उसे सम्मानित किया और अमीरों को भी आज्ञा दी कि उसे उपहार दे। बख्तियार ने लखनौती में मुइजुद्दीन के नाम का खुतबा पढ़वाया। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अंधकुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से बुरी तरह हार गया। इसी समय पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। गौरी ने अपने आखिरी अभियान में झेलम एवं चिनाब नदियों के बीच 1206 में खोखरों को हराया और बड़े पैमाने पर खोखरों का कत्ल किया। इस खोखर अभियान में इल्तुतमिश ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कर दे। अतः दास इल्तुतमिश अपने स्वामी ऐबक से पहले ही दास्ता से मुक्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या की थी अली मर्दान ने। द नंबर ऑप्शन। बिहार और उत्तर बंगाल पर बख्तियार की विजय निर्भीकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। इसके कारण भारत में तुर्क सेना की ख्याति में जबरदस्त वृद्धि हुई। अगले ही वर्ष उसने तिब्बत एवं
तुर्किस्तान पर कब्जा करने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक सेना तैयार की। तुर्कों को उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का बहुत कम ज्ञान था। संभवतः बख्तियार ने सोचा कि तिब्बत और तुर्किस्तान पहाड़ों के उस पार ही स्थित है। लगता है कि बख्तियार असम से आगे भी नहीं बढ़ पाया। माघ शासकों ने उसे वहां तक आने दिया जहां तक वह आ सकता था, जिसमें उसने एक पत्थर के पुल के जरिए बागमती नदी को पार किया। यह देखते हुए कि वह अब और आगे नहीं बढ़ सकता, बख्तियार वापस हुआ, किंतु बागमती नदी पर पहुंचने के बाद उसने पाया कि पत्थर का पुल नष्ट किया जा चुका है। एक और विशाल शत्रु सेना दूसरी ओर नदी के बीच फंसे बख्तियार ने नदी में छलांग लगा दी, किंतु नदी इतनी गहरी थी कि उसे तैर कर पार करना संभव नहीं हो पाया। उसने अधिकांश सैनिक नदी में डूबकर मर गए और स्वयं बख्तियार लगभग 100 सैनिकों के साथ किसी तरह बच निकला। तुर्क सेना की यह सर्वाधिक बुरी तबाही थी। बख्तियार को इतना सदमा पहुंचा कि उसने बिस्तर जकड़ लिया और इसी हालत में अली मर्दान खान नामक उसके एक अमीर ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। यह घटना 1205 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा जो इसमें से सही नहीं है? सबसे पहला कि कश्मीर के राजनीतिक जीवन में डामार्स सबसे ज्यादा परेशानी का कारक थे, तो यह सही है। दूसरा कि अलबरूनी कहता है कि केवल शूद्र ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो अलबरूनी के अनुसार जो है, अलबरूनी की जो पुस्तक थी किताबुल हिंद में अलबरूनी उल्लेख करता है कि वैश्यों और शूद्रों इन दोनों को जो वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। तो केवल शूद्र नहीं बल्कि वैश्यों का भी उल्लेख किया है, इसलिए बे नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। छह नंबर ऑप्शन की इब्न ए आसिर के अनुसार मोहम्मद बिन सुबुक्तगीन के समय से ही मुसलमान बनारस में रहते थे। और चौथा ऑप्शन है मुइजुद्दीन ने भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य की जानकारी के लिए अता मलिक जुवेनी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ए से और द सही है, बे नंबर इसका गलत होगा। अलबरूनी की किताब उल हिंद के अनुसार वैश्य व शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। अता मलिक जुवेनी की प्रसिद्ध पुस्तक तारिक ए जहांगुसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो भारत पर जो आक्रमण किए गए थे इन विदेशी शासकों के द्वारा, इन आक्रमणकारियों के नाम दे रखे हैं। इन्होंने आक्रमण कब किया था? तो सबसे पहले इसमें नाम है तैमूर का। तैमूर ने जो आक्रमण किया था, यह किया था 1398 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया था, यह किया था 1000 ईस्वी के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया, यह किया था 712 ईस्वी में। और चंगेज खान ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था, यह किया था 1221 ईस्वी के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा, वह पहले नंबर पर आएगा मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। दूसरे नंबर पर इसमें आएगा महमूद गजनवी 1000 ईस्वी। तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर इसमें आएगा मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी। चौथे नंबर पर चंगेज खां 1221 ईस्वी। और पांचवें नंबर पर आएगा तैमूर, जो 1398 ईस्वी। तो 4, 3, 2, 5 और 1, द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। मोहम्मद बिन कासिम 711-12 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किए। मंगोल तैमुजिन और चंगेज खान ने 1221 में सिंधु तक आया था, आगे आक्रमण नहीं किया। 1227 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, कथन और उसका कारण। तो पहला कथन है कि भारत पर तुर्कों के आक्रमण सफल हुए। भारत पर जो तुर्कों ने आक्रमण किए थे, या भारत पर तुर्कों के आक्रमण सही हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, इसी कारण जो इन तुर्कों के आक्रमण जो सफल हुए थे। तो कथन और कारण दोनों जो सही है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन के किस राजवंश को अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया?
दक्कन के किस राजवंश को जो अरब लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया था? तो यह बताया था मान्यखेत के राष्ट्रकूटों को। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो यह था सुबुक्तकीन। सुबुक्तकीन ने जो भारत के जो हिंदुशाही शासक थे जयपाल, उन जयपाल को पराजित किया था। तो सुबुक्तकीन ने भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। इसने भारत के हिंदुशाही शासक जयपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया? मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किए थे, इसमें से कौन सा युद्ध है जिसमें स्वयं भाग नहीं लिया था? तो 1193 के तराइन का युद्ध, 1194 का कन्नौज का युद्ध और 1205 में खोखरों के विरुद्ध जो अभियान किए थे, इसमें स्वयं मोहम्मद गौरी स्वयं ने भाग लिया था। लेकिन 1197-98 में अनिलवाड़ा के चालुक्यों के विरुद्ध जो आक्रमण किया था, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी स्वयं ने भाग नहीं लिया था। 1197-98 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण कर उसे लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिन्हाज उस सिराज ने किसके बारे में लिखा है? मिन्हाज उस सिराज ने किसके बारे में लिखा है कि अन्य सुल्तानों के एक बेटा हो सकता है या दो, मेरे अनेक हजार बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राज्यों के खुतबे में मेरा नाम सुरक्षित रखेंगे। तो यह बात गई थी मोहम्मद गौरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का कथन है कि अरब के भाग्य में यह नहीं था कि वह भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उठा सके? इसका सांस्कृतिक प्रभाव चाहे जो रहा हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से सिंध की घटनाओं की मृत्यु हो गई हो, इसने भारतीय महाद्वीप के केवल एक किनारे को स्पर्श किया था और जो उसने धुंधली हलचल पैदा कर दी थी, शीघ्र ही विस्मृत हो गई थी। तो यह कथन किस इतिहासकार का है? तो यह कथन है प्रोफेसर हबीबुल्लाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौर साम्राज्य के ससवानी वंश के किस शासक के पुत्र, गौर साम्राज्य के ससवानी वंश के किस शासक के पुत्र 7 सितारे 7 स्टार्स के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे इजुद्दीन हुसैन के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कथन है कि भारत में पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात होता था। भारत में जो पश्चिमी एशिया से कांच के बर्तनों और घोड़ों का आयात होता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि कच्चे रेशम का आयात चीन से होता था। कच्चे रेशम का जो आयात है यह चीन से होता था, यह भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में अरब सबसे बड़े साझेदार थे। हिंद महासागर के रास्ते होने वाला जो व्यापार था, इसमें अरब जो सबसे बड़े साझेदार थे, यह भी सत्य है। अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार से पूरी तरह उखाड़ दिया था। तो अरबों ने तमिल व गुजराती व्यापारियों को हिंद महासागर के रास्ते से होने वाले व्यापार से नहीं उखाड़ा था, बल्कि अरबों ने जो सिंधु नदी पर कब्जा किया था। तो सिंधु नदी पर अरबों का कब्जा हुआ था, पूरे हिंद महासागर पर नहीं। तो द नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारिक-ए-सुबुक्तगीन के लेखक है। तारिक-ए-सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? अबुल फजल वेहाकी। द नंबर ऑप्शन। गजनवियों की जानकारी के लिए वेहाकी की तारिक-ए-सुबुक्तगीन एक महत्वपूर्ण किताब है। लैनपुल ने इसे पूर्व का पेप्स कहा। वेहाकी सुबुक्तगीन वह महमूद गजनवी का दरबारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी के अनुसार चतुर्वर्ण व्यवस्था से भी नीचे अछूतों की श्रेणी के 8 अंत्यज थे, इनको कहा गया। अलबरूनी के अनुसार चतुर्वर्ण व्यवस्था से भी नीचे अछूतों की श्रेणी के 8 अत्यंज थे, इनको कहा गया। तो इनको कहा गया अल्लम गलम। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फारसी मुस्लिम ज्योतिष ने बनारस आकर 18 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया था? कौन से फारसी मुस्लिम ज्योतिष थे जिन्होंने बनारस आकर 10 वर्षों तक का जो ज्योतिष का अध्ययन किया था? तो यह क्या था? अबू मासर अल अव्वलखी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरा ऊन नहर कहलाता है? मध्य एशिया का वह कौन सा क्षेत्र है जो अरबी भाषा के अंदर मावरा ऊन नहर कहलाता है? तो यह क्षेत्र है ट्रांस ओक्शियन। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के चैप्टर का और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में करवा नामक अस्त्र का इस्तेमाल किसने किया था? करवा नामक अस्त्र का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद गौरी ने। चमड़े से बना हुआ करवा पैदल सेना की दीवार की भांति रक्षा करता था। तो यह था आज का चैप्टर अरब और तुर्क आक्रमण। कल की जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत के स्थापना और दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था गुलाम वंश उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हम पहले थ्योरी की क्लास करेंगे। जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है पवन भौरिया सर की, उसका जो थ्योरी वाली जो बुक है उसका हम चैप्टर करेंगे कल, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश। उसके पश्चात जो परसों 6 फरवरी को हम इस रवि कुलरिया सर की बुक का जो तीसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गुलाम वंश के क्वेश्चन करेंगे। तो आगे से हमारी इसी प्रकार क्लास चलेगी, एक दिन थ्योरी एक दिन ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं हम कल की क्लास के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।